अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। और इमरान खान साहब ने जो कौम से वादा किया था वो पूरा किया। बड़ा डराया धमकाया गया। जी मैं बात कर रहा हूं सूबाई असेंबलियों की तहलील करने का। बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही मेरी बहुत से इश्यूज के ऊपर। मैं आज आपके सामने एक तो जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया, लॉजिक क्या है, फिर आगे क्या हर्डल्स आ सकती हैं और इलेक्शन का सिनेरियो क्या हो सकता है, आईनी और कानूनी क्या पोजीशन है, इमरान खान साहब क्या नाअहल रहेंगे या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। आज मैंने भरपूर प्रोग्राम इन इश्यूज पर रखा। सबसे पहले तो आप आगे चलने से पहले इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया, असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया 23 दिसंबर तक, और 23 दिसंबर क्यों डेट रखी है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस मौके पर थोड़ा सा जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है पहले वो सुन ले, ताकि आप लोगों को जरा माइंड भी फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। आप जरा सुनिएगा। उसके ऊपर इतनी सजा, एक सेनेटर को उसको उठा के हार्ट का पेशेंट है आजम स्वाति, उसको कभी वहां भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, उस ठंड में सिंह भेज रहे हैं प्राइवेट जहाज में। कौन सा जुर्म किया उसने और क्यों? अगर आपने नहीं दिया NRO 2 तो जाके पब्लिक को बताया नहीं दिया आपने। सारे आके लोगों को बताएं आपके किस तरह आपने लोगों को बचाया। हम बताएंगे कैसे बचाया आपने। मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। आपने वो जो फैटफ की लेजिस्लेशन थी तो वो खुद कह रहे हैं हमें, वो अपोजिशन वाले की, ये तो जनाब ये बैठ के उन्होंने आपकी आशीर्वाद मिली थी, उसके बाद आपने वो NRO के ये जो अमेंडमेंट थी नैब की तो अब हो गई, ये तो तब होने के चक्कर में थे, तब हम खड़े थे। और मैं तब से कहता गया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई दुनिया में मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया जिसके ताकतवर डाकू उनको आप छूट दे दें और सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़। कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े इस मुल्क के अंदर, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। मैं आपको वो पाकिस्तानी होते हुए बता रहा हूं जिसने सारी बाहर कमाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना बन रहा पाकिस्तान में। जी आपने दोनों शुक्रिया अदा करना या बाकी गुफ्तगू सारी सुन ली है। अब जरा जो मैं बात कर रहा था कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान तो असेंबलियां तहलील करने का लॉजिक, और 25 से मैंने पहले कल कहा था आपको असेंबलियां तहलील कर देंगे, उसके पीछे लॉजिक पहले मैं आपको समझा दूं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, आइन का आर्टिकल 224 आप लोगों को याद हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। और रमजान गालबन 15 मार्च के बाद, 23 मार्च एक्सपेक्टेड है कि रमजान शुरू होगा, 23 मार्च के बाद की कोई डेट आती है, जो भी आती है तो वो वेल कैलकुलेटेड रखी है कि 90 दिन का अगर टाइम रखें, इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे तो नहीं ले जा सकता। इनका आर्टिकल 254 अपनी जगह कदगन है और जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी 2 सूबाई असेंबलियों के हवाले से। और मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में रहा हूं और मेरे आपने तकरीबन हर चैनल पे प्रोग्राम मेरे देख लिए होंगे, वहां मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक एक चीज आपके सामने रख दी है। अब ये आज ऐलान करके यानी 17 तारीख को और 23 6 दिन, यानी 6 दिन का ट्रायल गैप क्यों दिया कि किसी तरीके तो मैं तमाम ले आए 6 दिन के अंदर। दूसरा ये पॉलिटिकल विजडम है, उनको समझाया है आ जाए तहलील करें, कौमी असेंबली भी, बाकी सूबाई असेंबली भी तहलील करें, वक्त दिया सोचने के लिए। ये पॉलिटिकल विजडम है, जमहूरी सोच है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को, इतने बड़े लीडर को, वरना तो डराया धमकाया बड़ा था। इन्होंने कहा अच्छा शौक पूरा ये चैलेंज भी दिया है, उसने खुल के चैलेंज दिया है, आ जाओ मैदान में और ले आओ तहरीके तो मैं तुम्हारा जो लेके आनी है ले आए। और तहरीके अदम एतमाद आइन का आर्टिकल 95 को सामने रखना है और 130 को और 136 आर्टिकल मुख्तलिफ है, वो सारे मैं डिस्कस करता रहता हूं।
20% जो मैं सादा अक्सरियत के हवाले से सामने रखकर उन लोगों ने देनी है और यार आपको पास करनी है, सादा अक्सरियत लेके आनी है आपको, तो वो तो है नहीं आपके पास। और आर्टिकल 63A बड़ा वाज़े तौर पर सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर चुकी है और इतनी जबरदस्त तशरीह की है उसके अंदर। मैं आप जो को पेश हुआ हूं, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वहां रिप्रेजेंट किया था और मैंने एक एक चीज सामने रखी थी, एक्सप्लेन की मैंने एक एक चीज, और मेरा भी वो आर्गूमेंट था जो विन हुआ, जो भी रिकॉर्ड के बात है। कुछ अगर ट्वीट मेरे उस वक्त के अवेलेबल होंगे, हसनात हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो लफ्ज कहे वो ट्वीट के मैं वो सामने रख देता हूं, और वो ताकि आपको पता होना चाहिए कि हसनात ने क्या कहा था और अगले दिन फैसला क्या हुआ। मेरा माइंड बड़ा क्लियर था और ये टाइम दे दिया ना आ जाए। और ये मैं आपको लेके चलता हूं मुस्लिम नेशनल असेंबली में 8 तारीख को मार्च को तहरीक एतमाद जमा करा दी थी, चूंकि असेंबली का इजलास नहीं था। वो तो टेबल के लफ्ज हैं, वो रूल्स अगर दे रहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, वो टेबल हुई 28 मार्च को और मैंने 27 मार्च को वो तारीखी ट्वीट किया था कि असेंबलियां तहलील हो सकती हैं 28 मार्च से पहले पहले। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, फिर वालों तो सेकंड ऑप्शन भी मैंने दे दी थी, वरना स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असेंबलियां तहलील, और वही कुछ हुआ रिकॉर्ड पे। वो ट्वीट भी चल रहा है और साथ वो ट्वीट भी चल रहा है जो मैंने आर्टिकल 63A के हवाले से, और आर्टिकल 63A मेरा जो इस वाले में बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। अब सोशल मीडिया टीम को लेट ना हो गया, वो एक अलग बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें सारी मैं शेयर कर दूं ताकि वो उसको एडजस्ट हो सके। अब और आपको पता है 28 तारीख को टेबल हुई तो 3 अप्रैल तक थी, तो यहां आप तरीके तो मात में ले आए, डिसीजन टेबल होगी 7 दिन, और ये इसका इजलास से फिर मैं करता चलूँ या क्लियर करता चलूँ। यहाँ अदम एतमाद के लिए नया इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है, इसी इजलास में आ सकती है, टेबल होनी है। कहाँ आ सकती है? वो एतमाद का वोट के लिए गवर्नर को उस पर के लिए इजलास बुलाना पड़ेगा, समन करना और जस्टिफाई करना पड़ेगा पहले। अदम एतमाद तो ला नहीं सकते, एतमाद का वोट कहां से आ गया? इसलिए वो कंडीशनैलिटी डाली है कि इजलास बुलाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नर पंजाब हम नहीं छोड़वा रहे थे उस वक्त, सदर पाकिस्तान इसलिए बैठे हुए हैं और वो तलवार लटक रही है सदर पाकिस्तान की, जिसकी वजह से बचत हुई है। तो वो तो चांस ही कोई नहीं है। और एतमाद का वोट लेने का क्या भी देंगे, एतमाद का वोट बड़े आराम से वज़ीर आला जो है परवेज लाई ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। और सदर पाकिस्तान को इसलिए उस वक्त नहीं हटा रहे थे, बड़ी कोशिश की आर्टिकल 4 और 5 का ड्रामा करके, बाकी चीजें सारी सामने रख के, तो नहीं हो सका। अब यहां आगे जो बात समझने वाली है कि इलेक्शन का ये टाइमिंग मैंने फ्रेम आपके सामने ये रखा था कि रमजान में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं करना चाहता, बड़ा क्लैरिटी के साथ किया, मुहर्रम में उन्होंने नहीं करना। आगे मई और जून वो तो आपके बजट क्या है, बजट पास होना है, तो उन दिनों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन दिनों इलेक्शन हो जाए। आगे जुलाई आ जाएगा, अगस्त 12 को डिसॉल्व होनी है, तो फिर क्या फायदा वो और यही नॉलेज देते रहे कि मार्च में डिसॉल्व कर लें। मार्च में डिसॉल्व करने का मकसद है था कि आगे ये दिन आ जाएंगे और असेंबलियां, हाँ आइन के आर्टिकल 234 के असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है 1 साल। 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, को हालात ऐसे पैदा कर दिया नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन के जरिए 1 साल के लिए हम मुद्दत बढ़ा देंगे। वो चैलेंज वो एक अलग बात है, लेकिन रेमेडी है। केयर टेकर सेटअप का भी टाइम बढ़ाया जा सकता है, मैंने वो भी वजाहत दी है। अब ज़मीनी इलेक्शन में आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आप देख रहे हैं जो हालात और वाकयात चल रहे हैं, वो आप सब लोगों ने देख लिया। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन टाइम ही आपने देख लिया, इलेक्शन में इख्तियार है, कोई बहाना ड्रामा जो कुछ भी करना है वो लेकर आगे चलते रहेंगे और वो इसी तरह बातें आगे चलती रहेंगी। और ये हो रहा है, ये सारा कुछ आप देखते आए हैं, नॉर्मल रूटीन है ये। और इसी तरह ज़मीनी अब जब आप केयर टेकर सेटअप आएगा तो आइन का आर्टिकल 254 में गुंजाइश है, अगर कानून आइन और कानून के टाइम के ना हो सके कोई चीज़ तो वो इनवैलिड नहीं होगी, वो टाइम बढ़ाया जा सकता है, वो अवेलेबल है। तो केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट भी आगे बढ़ाई जा सकती है। फिर यहाँ एक चीज़ और आखिर में चलने से कबल, मैं चूंकि आपके सामने इलेक्शन सिनेरियो मैंने सारा बता दिया, सदर पाकिस्तान का इख्तियार आइन के आर्टिकल 45 के तहत, देखिए हम डिस्क्वालिफिकेशन को, सेंटेंस को और कन्विक्शन को समझना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन नाहली जो है ये सिविल कॉन्सिक्वेंस है। आप एक नवाज शरीफ की मिसाल आप देख लें, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए 62(1)(f) के तहत, उनकी सजा के लिए नैब की प्रोसीडिंग अलहदा चलें, उसमें नाहली अलहदा है, लेकिन वो जो है ना
अब फर्ज करें सदर पाकिस्तान वहाँ इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो सजा खत्म कर सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन अपनी जगह बरकरार रहेगी, वो धब्बा अपनी जगह बरकरार रहेगा। और उसी को सामने रखते हुए आइन में आर्टिकल इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 है कि अगर आपको सजा हो जाएगी तो आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, और 2 साल की सजा के हवाले से बात है। तो ये भी ज़ात ज़हन में रखिएगा कि नाअहली को अलहदा रख रहा है। नाअहली सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है वो खत्म कर सके, कोई इख्तियार नहीं है। इन अदालत नाअहल करें और सदर पाकिस्तान उसको अहल कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं आता। इनकी इंटेंट ही ये नहीं है। हाँ ये है, जैसे अभी मिसाल इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार का जहां इस्तेमाल किया है तोशाखाना में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है 137 सेक्शन में, हालांकि वो नाअहल ही नहीं है वहां तो क्या करप्ट प्रैक्टिस है। अब वो करप्ट प्रैक्टिस के डिफाइन की 167 के अंदर 174 में सजा दी है और सजा हो सकती है, तो यहां नाअहली भी कर दी है। और आगे इस्तगासा जिसमें इमरान खान साहब को 9 जनवरी के लिए तलब किया हुआ है, इस्तगासा भी। अब दो तो नहीं चल सकते। इलेक्शन कमीशन एक ही एक्शन की 2 सजाएं कैसे तजवीज कर सकता है? तो हाँ ये इस्तगासा चल सकता है, नाअहली बरकरार नहीं रहेगी। एक तो इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है और इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल भी नहीं है, तो ये तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो ये इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो ये भी जरा ज़हन में रखिएगा कि वहां नाअहली इमरान खान साहब की जो कि हो गए, उसने इलेक्शन लड़ लिए, 7 सीटों में आ गए, तो वहां खत्म हो गई। और पार्टी सदारत से हटाने के लिए वो लिखा है, वो भी बात खत्म हो गई, वो फौरन हुई, खत्म हो गया। जब यही नाअहली खत्म हो जाएगी तो फिर कौन सी रहेगी नाअहली पार्टी सदारत के हवाले से? वो भी अपने अल्टीमेटली मैं उसको कोई ऐसे हालात नहीं देख रहा वहां पर, और कोई मुझे तो नहीं नजर आ रही ऐसी कि जहां कोई दिक्कत हो, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा इस्तगासा चलेगा, और इस्तगासा मैंने लीम खा का नहीं चलने दिया था अभी तक। मैंने फर्दे वजह तो कोई नहीं आया, तो 16 साल लगते हैं, तो इसलिए इसमें भी सजा होने वाला दिल्ली दूरस्त की बातें हैं। प्रॉपर्टी फंडिंग वो भी केस खत्म तकरीबन हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट से। हाँ मैं वो बताता चलूं, नाअहली वाला जो है ना वजीर आजम का, वो उनके वोटर की तरफ से, जाबिर की तरफ से लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट की थी जल्दी समाअत के लिए, भी लगी नहीं है। इसी तरह तो इलेक्शन कमीशन का जो ये खतरनाक केस है वो तौहीन अदालत के इख्तियारात है, वो भी चैलेंज हुआ है। लार्जर बेंच वहां भी बना हुआ है, तो वहां भी मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को सियासत से किस तरह बाहर रखना है, कितना का रखना है बाहर, वो कोई नहीं है। ख्वाब देखते रहे आप, कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब को बाहर रखने का। और इमरान खान रहेंगे यही, अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत दे। आप उस तरह हटाना चाहें तो वो एक अलग बात है, वरना इमरान खान साहब को सियासत से निकालना इतना आसान काम नहीं है। जो शीर लाने के बराबर है। जो हालात बने पड़े हैं, कहां तक खींचते रहेंगे, कब तक लटकाते रहेंगे, बहुत मुश्किल है। इमरान खान साहब इस सियासत का ना मिटने वाला एक नाम है। फेस करना पड़ेगा आपको, भुगतना पड़ेगा। और याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने 23 तारीख को खत्म करते हुए असेंबलियां तहलील कर दी, तो नेशनल असेंबली, बाकी सूबाई असेंबली में वो तहलील कर देंगे। वरना क्या होगा, 2 असेंबलियों में तो इमरान खान साहब आ जाएंगे अक्सरियत के साथ, 5 साल के लिए आ जाएंगे। आगे नेशनल असेंबली तहलील करे तो वहां तो दादली कर सकेंगे, 2 सूबों में तो दादली हो सकेगी आपकी। तो बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, बड़ी परेशानी में है। धमकियां देते रहे जो मर्जी, आज लिखी कल लिखी, नींदें हराम कर दी है इस इंसान ने, आपकी इमरान खान ने। अल्लाह ताला इसको जिंदगी और सेहत दे। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।